हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश। और का इंग्लिश में आपका क्या पढ़ने वाले हैं, आपका इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले, जिसमें आपको एन एपिटाफ चैप्टर से, द सोल्जर चैप्टर से और मेकाविटी द मिस्टिकल, इन सभी चैप्टर से यानी 3 चैप्टर से यानी 5 से लेकर पार्ट 5 से लेकर 7 तक हम पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका समझ लीजिए 3 चैप्टर को हम पूरा फिनिश कर लेने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले, पूरा इसको खत्म कर लेंगे। यानी आपको जो चैप्टर वाइज तो हम ऐसे कराते ही, लेकिन आपका पूरा रिवीजन भी आपको करवा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन भी करना आपको, भले ही आपको कम पड़े लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए रिवीजन करवाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एन एपिटाफ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद द सोल्जर चैप्टर से पढ़ेंगे, उसके बाद आपका मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से पढ़ेंगे। तो इस बार एक बार आप लाइक करके वीडियो को शेयर कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और व्हाट्सएप पर नए जुड़े होंगे जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एन एपिटाफ चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम द सोल्जर से पढ़ेंगे और मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से पढ़ेंगे। एन एपिटाफ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एन एपिटाफ इज रिटन। ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो भी देख सकते हैं, उनको भी हम हिंदी भी बताते हुए चलेंगे, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एन एपिटाफ इज रिटन बाय, एन एपिटाफ को कौन लिखे? तो एन एपिटाफ को अपने लिखे है वाल्टर डी ला मेयर जी। वाल्टर डी ला मेयर जी कौन लिखे है? ये एन एपिटाफ को, जिसका हिंदी क्या होता है, स्मारक होता है। एन एपिटाफ का मतलब स्मारक होता है, यानी कि जहाँ के आप जाते होंगे, देखते होंगे कभी कब्रिस्तान से होता है तो आप कुछ शिलालेख बना होता है, यानी समझ लीजिए कि आपका यह आपका लिखा होता है, इस प्रकार कुछ होता है जहाँ पे आप कुछ नाम पता है, इसी को हमेशा कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ न कुछ इस पर लिखा होता है शिलालेख, इसी प्रकार को इसको कहते हैं एपिटाफ यानी स्मारक। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न क्या करेंगे? वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? 1872 में, 1873 में, 1874 में, 1875 में। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा रहा तो जन्म हुआ था 1873 में। इनका जन्म 1873 में हुआ था, आपको याद रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आ जाइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न में क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन। देखिए बोर्न इन और डाइड इन से क्वेश्चन तो आता ही है, इसीलिए आपको जितना हो सके ज़्यादा तो याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आपका ईयर वाला है, उतना आपको दिमाग में रहेगा ही नहीं, आप मिक्स हो जाएगा और आप भूल जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अगर याद हो सके तो जरूर कर लीजिएगा। वाल्टर डी ला मेयर डाइड इन। वाल्टर डी ला मेयर का मृत्यु कब हुआ था? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में। वाल्टर डी ला मेयर का डाइड कब हुआ था? डाइड का मृत्यु कब हुए थे? मृत्यु 1956 में हुए थे। मृत्यु उनका 1956 में हुआ था। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू, यानी वाल्टर डी ला मेयर कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से वे बिलोंग करते थे? अमेरिका से, या इंग्लैंड से, या जापान से, या फिर फ्रांस से? कहाँ से वे बिलोंग करते थे? तो अगर बात करें तो ये अमेरिका के कौन थे? तो अमेरिका के अपने ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, कहाँ के? वे अमेरिका के थे। लेकिन ये वाल्टर डी ला मेयर कहाँ के थे? वाल्टर डी ला मेयर फ्रांस के थे, ये फ्रांस के, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, और 5 नंबर में कहा जाए कि वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, यानी वाल्टर डी ला मेयर हमें किस चीज़ से अवेयर करना चाहते हैं, किस चीज़ से हमें बचाना चाहते हैं? पोएट्री से या कविता से क्यों बचाएंगे वाला? इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से हमें रूबरू कराना चाहते हैं, हमें बतलाना चाहते हैं। इनह्यूमन कंडीशन एंड मॉडर्न लाइफ, यानी मानव के आधुनिक जीवन से हमें बताना चाहते हैं। ड्रीम नहीं होगा, लॉन्डन लाइफ नहीं होगा, सब नहीं होगा, पोएट्री भी नहीं होगा। आपका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि वाल्टर डी ला मेयर वाज अवॉर्डेड डैश इन 1953, यानी वाल्टर डी ला मेयर को अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? वो भी 1953 को। कब, कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था, पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, या कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था? क्या मिला था उनको? तो उनको मिला था कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, यही आपको उनको मिला था। किनको? ये मिला था वाल्टर डी ला मेयर जी को। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर है कि 7 नंबर प्रश्न की इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू AIN और डैश में कंट्री। क्या हो जाएगा इसमें कि जो सबसे सुंदर जो महिला थी वह कहाँ से बिलोंग करती थी? ईस्ट से,
वेस्ट से, नॉर्थ से या साउथ से, कहाँ से वह बिलोंग करती? सबसे सुंदर महिला थी वह वेस्ट की थी, यानी पश्चिमी देश की सी सबसे सुंदर महिला, यानी जो कवि कहते हैं कि इससे सुंदर महिला और कोई पश्चिमी देश में हो ही नहीं सकती, इतनी उसको प्रशंसा कर रहे हैं कि शायद कोई लगते होंगे रिश्ते में, इसलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डिलामेयर? वाल्टर डिलामेयर का सबसे अच्छा इनमें से काम कौन सा है? द प्रिंसेस, लामिया, पीकॉक पाई, ओथेलो। क्या हो जाएगा? तो ओथेलो की बात करें तो विलियम शेक्सपियर जी का है। ओथेलो किसका है? ये है आपका विलियम शेक्सपियर जी का, विलियम शेक्सपियर जी का है ये आपका। ये क्या है? ओथेलो। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें वाल्टर डिलामेयर जी का, तो पीकॉक पाई वाल्टर डिलामेयर जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आइए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पर आ जाइए। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में कहा है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज द लाइन ऑफ। लाइन कहाँ से लिया गया है? कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, फायर हिम से, और टू ऑटम से, या एन एपिटाफ से। तो ये लिया गया है एन एपिटाफ से। ये बहुत ही छोटा सा पोएम, समझ लिए पूरा बुक का है ना, ये बहुत ही छोटा सा पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग भी पोएट है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ेंगे तो। हम पढ़ाए भी हुए, आप सर्च करेंगे एन एपिटाफ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आपको आ जाएगा वीडियो। द लाइन, यह जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इस वेस्ट कंट्री के। तो यह जो लाइन है कहाँ से लिया गया? तो यह भी लाइन आपका लिया गया है कहाँ से? यह भी आपको एन एपिटाफ से ही लिया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एन एपिटाफ से भी यह भी लिया गया है, और टोटम से नहीं, फायर हिम से नहीं, स्नेक से नहीं। यह भी आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न पर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न है कि वाल्टर डिलामेयर वाज अवॉर्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? यानी इसमें था ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। वाल्टर डिलामेयर को अवार्ड में ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था? तो 1953 में इनको मिला था। कब? 1953 में इनको मिला था। किसी भी तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा, आप पढ़े होंगे तो आसानी से बना देंगे। और अब आइए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट? हु वाज लाइट ऑफ स्टेप और वाज हर क्या हो जाएगा? अ ब्यूटीफुल लेडी, अगली लेडी, ओल्ड लेडी या मैड लेडी। यानी कि जो है लाइट ऑफ स्टेप किसके लिए प्रयोग करते हैं कवि? एक ब्यूटीफुल लेडी के लिए कि एक अगली कुरूप लड़की के लिए तो नहीं करते हैं, पूरा थी बूढ़ी लड़की के लिए भी नहीं, पागल लड़की के लिए, ये सुंदर लड़की करते हैं, ब्यूटीफुल लेडी के लिए प्रयोग करते हैं लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वासी के लिए। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न करा है, देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि द पोएट थिंक्स दैट डॉड इज नॉट एवरी लास्टिंग। क्या हो जाएगा इसमें? वायलेंस हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा, अगलिशनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ब्यूटी हो जाएगा। देखिए आपका जो है ना, ये आपका एन एपिटाफ नाम सिर्फ ब्यूटी का एक लड़की का है, उसी का प्रशंसा कवि कर रहे होते हैं वाल्टर डिलामेयर जी। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न के वाल्टर डिलामेयर न्यू अ डैश हु इज नाउ डेड। क्या हो जाएगा? लेडी हो जाएगा, मैडन हो जाएगा, मैन हो जाएगा, किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका लेडी हो जाएगा, लेडी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देख लीजिए इसको। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न है कि द पोएम एन एपिटाफ इज कम्पोज्ड बाई। द पोएम एन एपिटाफ को कौन कंपोज किए हैं? कमला दास नहीं, कमला दास के कौन से किए हैं? माइक ग्रैंडमदर हाउस को किए हैं कमला दास। आपका वाल्टर डिलामेयर यही किए हैं एन एपिटाफ को कौन यही कंपोज किए हैं? अपने वाल्टर डिलामेयर जी। इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न करा है कि 16 नंबर प्रश्न है कि इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। यानी कि इसमें इस कविता में जो कौन है, किस कविता में इस जो बहुत है जो कवि है बहुत ही दुखी हो गए, बहुत ही सैड हो गए हैं एक महिला के प्रति। क्योंकि कौन से कविता में है? तो ये एन एपिटाफ में ही है। द सोल्जर में तो एक सैनिक के बारे में बात किया था। द सोल्जर में कैसे के बारे में? सैनिक के बारे में बात किया होता है द सोल्जर में। और ये ऑटम में तो इसमें तो पतझड़ मौसम के बारे में बात किया जाता है। किसके बारे में? ये पतझड़ मौसम के बारे में, यानी पतझड़ का मौसम के बारे में इसमें बात किया होता है। और ये जो बच गया आपका ये फायर में, इसमें तो बताया जाता है आग के बारे में, इसमें तो आपको आग के बारे में बात किया होता है। इसमें पता चला आपको कि कौन हो जाएगा, तो इसीलिए आपको सी वाला जो ऑप्शन होगा एन एपिटाफ, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंड क्या है आपका? एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर हु इज लाइन। यह कहाँ से लिया लाइन लिया गया कि आई क्रम्बल हु एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। ये कहाँ से लिया गया है? कौन कहते हैं? तो ये बोलते हैं
कौन बोलते हैं ये? तो ये पोएट बोलते हैं, कवि बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं? तो महिला के लिए, लेडी के लिए बोलते हैं। आपको ये याद करके रखना है। ये सब आप पाठ पढ़ेंगे तभी आप बता सकते हैं, क्योंकि लाइन भी कहीं से लाइन दे देगा, आपको एग्जाम में पूछेगा कि ये लाइन बताओ कहाँ से लिया गया है। इसलिए पढ़ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपका। एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बोटी, नॉन। तो किसके लिए ब्यूटीफुल? कौन? ब्यूटीफुल लेडी, नो कि गर्ल। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे मारेंगे फटाफट गर्ल लगाइए, गर्ल लगाइए, नहीं होगा, लेडी होगा इसमें, क्योंकि लेडी के बारे में बात किया गया है, महिला के बारे में बात किया है, ना कि गर्ल के बारे में। ये का देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है राइट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न को देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि द लेडी, क्या है कि द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग टू। जो महिला है एन एपिटाफ में, वो कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ कंट्री से, ईस्ट कंट्री से, वेस्ट कंट्री से और साउथ कंट्री से। तो वे बिलोंग करती है वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश से वे बिलोंग करती है, पश्चिमी देश से। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 20 नंबर प्रश्न है कि द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इज द पोएम एंड एपिटाफ इज मेटाफोर, सिमाइल, परफॉर्मेशन, पर्सोनिफिकेशन, आपका एसेंबली, गिल्टी, एम्बिग्युइटी। क्या हो जाएगा इसमें? 20 नंबर जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा आपका एम्बिग्युइटी। आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर फटाफट से आ जाइए। 21 नंबर प्रश्न है कि द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू डाई, लीव, सफ़र, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका डाई हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और अब आइए आगे आ जाइए 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स हैप्पी हो जाएगा, मेलनकॉली हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका मेलनकॉली हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, मेलनकॉली। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर। फिर आपका देखिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कि हु वाज कंपोज द पोएम एन एपिटाफ। आपको बता दी है, कितनी बार बता दी है कि इस एन एपिटाफ जो पोएम है इसको कौन कंपोज किए थे? तो इसको कंपोज किए थे यही अपने वाल्टर डी ला मेयर जी। वाल्टर डी ला मेयर, देख सकते हैं कितना बड़ा नाम है इसका। और चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न करा कि वाल्टर डी ला मेयर वाज डैश। वाल्टर डी ला मेयर क्या थे? पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, या ऑल ऑफ दिस? आखिर क्या थे ये? तो ये एक क्या थे? ये ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सब सभी थे। नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे, आपका शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ये सभी थे। और अब आइए अगला प्रश्न पर देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न क्या करा है कि 25 नंबर प्रश्न में कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, लव, फॉरगेट, रिमेंबर, हेट। क्या हो जाएगा इसमें से? आपका रिमेंबर हो जाएगा, रिमेंबर। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तब आइए अगला प्रश्न पर। 26 नंबर प्रश्न है कि द पोएट इन एन एपिटाफ थिंक दैट इज नॉट एवरी लेस्टिंग, ब्यूटी, कर्टली, अग्निलेस, लव। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से ब्यूटी हो जाएगा, ब्यूटी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि द लेडी हु हैज़ डाइड लाई इन द डैश ग्रेव गार्डन फील्ड। वह मर चुकी है और मरकर वो कहाँ जा चुकी है? तो वह गार्डन में, तो वहाँ पे उनको दफनाया गया है गार्डन में। बी वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इस चैप्टर से ये अंतिम प्रश्न है कि वाल्टर डी ला मेयर हैज़ रिटन द पोएम। वाल्टर डी ला मेयर कौन से पोएम को लिखे हैं? तो ये लिखे हुए हैं अपने एन एपिटाफ से, एन एपिटाफ को लिखे हुए हैं। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमने 28 प्रश्न बताया, इसमें से आपको कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताना है। और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और न्यू स्टूडेंट जो है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये हम द सोल्जर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार? वर्ल्ड सेकेंड वार, 100 ईयर वार, या फिर नॉट? क्या हो जाएगा इसमें से? आपको कमेंट में आंसर बताना है। उससे पहले एक बार लाइक करके शेयर करेंगे। लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। और वीडियो को अभी तक क्या किए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर कर सकते हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक बनाए हुए है, प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए, जाकर के देख सकते हैं कोई चैप्टर आपको अगर छूटा हुआ है तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिए कि द सोल्जर वाज रिटन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार? किस वार के समय? तो ये वर्ल्ड वार के समय द सोल्जर की रचना हुई थी। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ हिज
टाइम, यानी कि इसमें हुआ कि रूपर्ट ब्रूक जो सबसे उस समय के सबसे हैंडसम यानी सबसे सुंदर उस समय के कवि थे। तो किस समय के? वर्ड्सवर्थ के समय के, मिल्टन के समय के, डब्ल्यू ईट्स के समय के, या फिर किट्स के समय के? किस समय के थे? तो वे डब्ल्यू ईट्स नहीं कहा था उनको कि पूरा आपको जो कहा रहने वाले थे इंग्लैंड के सबसे हैंडसम पोएट माने जाते थे। कौन माने जाते थे? तो रूपर्ट ब्रूक। आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि द सोल्जर इज अ डैश, द सोल्जर इज अ डैश, बैड, सोनेट, लिमिक्रिक, एलर्जी। क्या हो जाएगा इसमें? बता दीजिए। तो सोल्जर क्या हो जाएगा? एक प्रकार का ये सोनेट है, सोनेट हो जाएगा। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन का एक कविता होता है जिसमें अगर 8 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को सिस्टेट बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ चुका है, ध्यान में रखेंगे और आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है कि इन हार्ट्स एंड पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन है जो कहाँ से लिया गया है? ऑटम से। तो ये तो नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें तो ऑटम सीजन है, पतझड़ के मौसम के बारे में बात किया जाता है। और इसमें तो शाम के बारे में बात किया था, इसमें तो लिया गया ही नहीं होगा। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ में तो अपने वर्ल्ड माधव जी खुद में मस्त रहते हैं, खुद गाना गाते रहते हैं, लेकिन द सोल्जर में सा लिया गया है, द सोल्जर से। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, द सोल्जर, जिसको रूपर्ट ब्रूक जी इसको लिखे हैं। और आइए अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न करा कि रूपर्ट ब्रूक बिलोंग्स टू। रूपर्ट ब्रूक कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से? अमेरिका से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या जर्मनी से? कहाँ से रूपर्ट ब्रूक बिलोंग करते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक एक इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। आपका फ्रांस से नहीं, अमेरिका से नहीं और ये जर्मनी से नहीं, वह हमेशा इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रही है अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न क्या करा कि रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश बाय प्रोफेशन। रूपर्ट ब्रूक इज अ डैश बाय प्रोफेशन, टीचर, सर्जन, जोकी या फिर सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक इज यानी वह पेशे से क्या है? तो वह पेशे से एक सैनिक है, सोल्जर है जो लड़ने के लिए गए हुए हैं। वो यह सोचते हैं कि अगर हमारी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, यानी हम समझ लीजिए भारत है और भारत को छोड़कर हम किसी दूसरे देश गए हुए लड़ने के लिए, तो अगर हमारा मृत्यु अगर दूसरे देश में हो जाती है, उससे तो इनका देश इंग्लैंड है और इंग्लैंड के छोड़कर दूसरे गए हुए लड़ने के लिए तो वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो जहाँ इनको दफनाया जाएगा वह कुछ हिस्सा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, ऐसा ये रूपर्ट ब्रूक जी बोल रहे हैं। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न वैसे हो नहीं जाएगा, वे अपने भावनाओं के तहत बोल रहे हैं। और 7 नंबर प्रश्न है द पोएट फाउट्स एज अ वर्ल्ड सोल्जर इज। द पोएट फाउट्स एज अ सोल्जर इन। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर, 100 ईयर वॉर या वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 1, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। और 8 नंबर प्रश्न है कि देखिए मोस्ट ऑफ ब्रूक्स पोएट्री आर अबाउट डैश वार फॉर इंग्लैंड। यानी कि मोस्ट ब्रूक यानी कि रूपर्ट ब्रूक जो पोएट्री के बारे में किसके दौरान लिखना प्रारंभ किया था, यानी किस सीजन में? लव में, पोजीशन में, आपका पैट्रियोटिज्म में या फिर डिप्रेशन में? कैसे लिखे थे वे? तो वे पैट्रियोटिज्म के में लिखे हुए थे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर। और 9 नंबर प्रश्न में करा कि द सोल्जर इज अ डैश पोएम। द सोल्जर इज अ यह कैसा कविता है? द सोल्जर जो है यह कैसा कविता है? लव तो बिल्कुल भी होगा ही नहीं। वार या फिर वार तो आपका ये वार हो जाएगा, ये आपका वार जो होगा ये आपका हो जाएगा युद्ध के बारे में इसे लिखा गया है। अगर कोई सैनिक है तो वह युद्ध ही नहीं करेगा, दूसरा क्या करेगा? नेचर भी नहीं होगा, मेलनकॉली भी नहीं होगा, वह वार हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। और आइए 10 नंबर प्रश्न है कि सोनेट आर डिवाइडेड। क्या है? इसको पढ़िए जरा सा कि सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑक्टेव एंड डैश। यानी कि सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑक्टेव और दूसरा सिस्टेट। ऑक्टेव 8 लाइन का पोएम होता है और सिस्टेट जो होता है वह 6 लाइन का पोएम होता है। तो इसे क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं या फिर एलिटरनेशन कहते हैं, सेमोन कहते हैं या सिस्टेट कहते हैं। तो इसे हम सिस्टेट कहते हैं, डी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको चलिए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए इसको 11 प्रश्न कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स। अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन। अ सोनेट जो है वह कितने लाइन का पोएम होता है? ये आपका 16 लाइन का, 14 लाइन का, 18 लाइन का या 20 लाइन का? कितने लाइन का पोएम होता है? तो जो सोनेट जो होता है वह 14 लाइन का पोएम होता है। इसमें आपको 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन को सिस्टेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न है कि रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज डैश पोएट। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ डैश पोएट, मेटाफिजिकल, पीपुल, स्पिरिचुअल, वार। कैसे हो जाएंगे बताएंगे इसका कमेंट में आंसर।
तो ये हो जाएंगे एक प्रकार का वार, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, और आइए इसको अगला प्रश्न को देखिए और इसको उड़ाइए। अगला प्रश्न है कि द पोएट कंसीडर्स हिमसेल्फ एज अ रीचर ऑफ डैश इंग्लैंड, यानी कि क्या कह रहे हैं, यानी कि वो अपने को महान क्या बता रहे हैं, आपका ये गेम बता रहे हैं, पर्ल बता रहे हैं, पाट बता रहे हैं, डस्ट बता रहे हैं, वह महान क्या बता रहे हैं, अपने आप को महान डस्ट, महान धूल बता रहे हैं अपने कौन, रूपर्ट ब्रूक जी अपने आप को। ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 14 नंबर प्रश्न करा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया या अमेरिका। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस क्या हो जाएगा, रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस ये आपका इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड। ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है आपका 15 नंबर प्रश्न है कि देखिए द पॉट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ, क्या हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, लव हो जाएगा। बता दीजिए कि द पॉट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसयूज ऑफ, क्या हो जाएगा इसमें से, तो आपका मिसयूज ऑफ वॉर हो जाएगा, वॉर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर 16 नंबर प्रश्न करा है कि रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गेस ऑफ एंड डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गेस ऑफ डैश सोल्जर, आपका यह पोर्टुगीज हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, अफ्रीकन हो जाएगा या डच हो जाएगा। तो वे इंग्लिश सोल्जर के बारे में बात कर रहे हैं, वे क्या इंग्लैंड के हैं तो इंग्लिश सोल्जर ही होंगे, जाहिर सी बात है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, प्लम्बर, स्वीपर, कारपेंटर, सोल्जर। क्या हो जाएगा इसमें से आपका सोल्जर हो जाएगा, सोल्जर। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िए अगला प्रश्न पर 18वां प्रश्न है डैश इज इनविटेबल, क्या हो जाएगा, तो क्या है जो निश्चित है, डेथ हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, एक्सपोर्टेशन हो जाएगा या पनिशमेंट हो जाएगा। क्या है जो निश्चित है, तो आपका जो डेथ है, जो मृत्यु है वो वक्त निश्चित है, एक दिन इसको आना ही आना है। और आइए अगला प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न करा द स्पीक ऑफ द पोएम डैश सोल्जर इज डैश और डैश, क्या हो जाएगा, प्लम्बर, स्वीपर, थीप या सोल्जर। तो इसमें से जाहिर सी बात है कि आपका द सोल्जर चैप्टर का नाम है और द सोल्जर दिख रहा है, तो हम क्यों दूसरा हमारे डी वाला ऑप्शन हमारी इसको और हटाइए, आगे बढ़िए। अगला है 20 नंबर प्रश्न की द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसयूज ऑफ डैश, वार, नेचर, रिलेशन, लव। क्या हो जाएगा आखिर इसमें, तो ये वार हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है 21 नंबर, और 21 नंबर प्रश्न में जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, चलिए इसको ही समझते हैं कि रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस डैश इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया या अमेरिका। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेस डैश हो जाएगा, तो इसमें आपको बात करें तो ये रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड। देखिए जगह आपका ये है ना इंग्लैंड और इंग्लिश, यही से आपका क्वेश्चन ही से बनता है ज़्यादातर। और आपका ये भी पूछा जाएगा कि इंग्लैंड जो शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो जाएगा। आपको तो पढ़े होंगे लेकिन गणित थोड़े ना होंगे कि कितना बार प्रयोग किया गया है। और देखिए कि डैश इज रिमेंबर्ड एज ए वॉर पोएट, किसे याद रखा जाता है एक युद्ध कवि के रूप में, रूपर्ट ब्रूक को, टी.एस. एलियट को, डी.एच. लॉरेंस को, वाल्टर डिलामेयर को, ये तो रूपर्ट ब्रूक को ही याद रखा जाता है। ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न कि इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम से, स्नैक से, एन एपिटाफ से, द सोल्जर से। लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन द सोल्जर से लिया गया है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आइए अगला प्रश्न 24 नंबर की, और 24 नंबर प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि द प्लेस वेयर द सोल्जर वर्ल्ड बी viewed should be treated as the part of dash आफ्टर, हिज डेथ हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, इटली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा इसमें से आपका इंग्लैंड हो जाएगा, आपका ये डी में दिया हुआ है दिखा नहीं, लेकिन इंग्लैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़िए और आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 25 नंबर जो प्रश्न है द सोल्जर डील्स विथ डैश, फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड। द सोल्जर डील्स विथ डैश हो जाएगा, तो 25 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा, इंग्लैंड, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, डेथ हो जाएगा, लाइफ, लायन या नॉन।
तो 26 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका डेथ हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर की, द टर्म कंसीड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, इसमें का मतलब है कि द टर्म्स कंसील स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर, हिडन, डिस्प्रेसेड, अब्सेंट, नॉन। 27 नंबर प्रश्न का आंसर बता दीजिए, कब हिडन हो जाएगा, हिडन। ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के, अ सोनेट इज अ पोएम, अ सोनेट इज अ पोएम डैश लाइन्स। जो आपका सोनेट होता है वह कितने लाइन का कविता होता है, वह 14 लाइन का कविता हो, इसमें आपको 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन जो होता है उसको सिक्सटेट बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन आ गया, ये आपका है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन हर नेगेटिव हर फ्लावर्स टू वर्शिप, टू लव, टू ऑप्ट और टू नॉन हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा क्या, इसमें टू लव हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर की, द इमेज एंड प्रेसेस ऑफ रन थ्रू अ पोएम द सोल्जर। तो आपका हो जाएगा कहाँ से, ये इंग्लैंड से निवास करते हैं, इंग्लैंड से ही हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर। तो 30 प्रश्न में से आपसे कितना सही हुआ कमेंट करके बता दीजिए। ये आपका मेकाविटी द मिस्ट्री कैट से सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा बड़ा हिंदी भी बताते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला प्रश्न की, हु हैज़ रिटन द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। देखिए सबसे पहले हम इसका आपको अर्थ बता देना चाहते हैं कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का अर्थ क्या होता है। तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट यानी मेकाविटी यानी वही रहस्यमय बिल्ली, यानी कुछ ऐसा बिल्ली जो अजीब सब बिल्ली से हटकर कुछ रहस्यमय बिल्ली, इसी का अर्थ हुआ। तो हु हैज़ रिटन द पोएम मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे है, तो मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को W.H. Auden जी नहीं लिखे हैं, वॉल्ट विथम जी ये भी नहीं, T.S. एलियट जी क्या ये लिखे, हाँ बिल्कुल ये लिखे, जॉर्डन जी ये भी नहीं लिखे। ये तो आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो प्रेमिका वाला जो चैप्टर है वो लिखे हैं। तो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए इसका आंसर क्या दिया है, हम सही बता रहे हैं या गलत, देखिए एकदम राइट, बिल्कुल भी राइट है। T.S. एलियट यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि T.S. एलियट बिलोंग टू, T.S. एलियट बिलोंग्स टू यानी कहाँ से बिलोंग करते कहाँ से एक्चुअली है, तो डैश एंड फाइनली सेटल यानी कहाँ से है और कहाँ पर सेटल हो गए, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, आयरलैंड या इंग्लैंड अमेरिका या अमेरिका इंग्लैंड। बताइए कहाँ से सेटल हो गए, तो ये अमेरिका से है और इंग्लैंड में सेटल हो गए। ये सब कुछ जानकारियाँ है जो आपको होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न पर चलिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ही वाज awarded Nobel Prize for Literature in dash। ही वाज awarded Nobel Prize for Literature in dash। क्या हो जाएगा, 1945 हो जाएगा, 1946 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा कि ही वाज awarded Nobel Prize for Literature। तो बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा, जल्दी से आपका ये हो जाएगा 1948, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर की, T.S. एलियट वाज डैश सेंचुरी पोएट यानी वो कैसे किस सेंचुरी के वो पोएट है। T.S. एलियट वाज डैश सेंचुरी पोएट, आपका 17, 18, 19, 20 किस सेंचुरी के वे पोएट हैं, यही बताना है आपको। वे आपका 20वीं शताब्दी के वे पोएट है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर, जो क्या कर रहा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि द वेस्ट लैंड इज रिटन बाय यानी द वेस्ट लैंड को कौन लिखे हैं, W.B. Yeats जी या फिर T.S. एलियट या लियो टोल्स्टॉय या जॉन किट्स। तो बात करें तो जॉन किट्स जो है ये तो आपका ऑड टू ऑटम चैप्टर वो लिखते हैं, ये आपका ऑड टू ऑटम जो चैप्टर है उसको लिखे है जॉन किट्स। लियो टोल्स्टॉय की बात ही मत कीजिए, ये T.S. एलियट जी तो लिखे है अपने कॉस्ट चैप्टर को, ये लिखे है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। और W.B. Yeats जी कौन है, तो ये वही है जिसने आपका जो द सोल्जर वाले जो पोएट है रॉबर्ट ब्रूक जी को, उसको सबसे आपका इंग्लैंड का सबसे हैंडसम पोएट कहे थे। कौन कहे थे, W.B. Yeats। तो चलिए अब अगला चलते हैं अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न है, मेकाविटी इज एन डैश क्या है, मेकाविटी इज एन डैश। मेकाविटी एक क्या है, आउटलव है, अगली कैट है, लूटर है, डिप्लोमेट है, क्या है आखिर
मेकाविटी जो है एक आउटलव है, यानी कि उसके पास एक छुपा हुआ पंजा है। छुपा हुआ पंजा कहने का, छुपा हुआ पंजा बोले तो यानी कि वो क्या करता है, वो कभी भी क्राइम करता है वहाँ पर दिखता नहीं है, यानी वो कोई अपराध के, देखिए अपराधी जो होता है वो कभी ना कभी पुलिस के पकड़ में आता है, लेकिन अब बिल्ली है जो अपराधी है, ये अपराध करते हुए 1 सेकंड नहीं लगता उसको गायब होने में, यानी वो छुपा हुआ पंजा है, यानी छुपा रुस्तम भी बोल सकते हैं उसको। और चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न 7 नंबर में है। 7 नंबर में जो प्रश्न है वह क्या करा कि मेकाविटी इज कॉल्ड ए डैश, यहाँ क्या हो जाएगा, तो मेकाविटी है वह एक क्या है, जिल्टन है, ब्लैक हॉर्स है, हैरी विंगर है या हिडन पाव। एक क्या है, हिडन पाव, यानी छुपा हुआ उसके पास पंजा है, ऐसा उसमें माना जाता है। टी एस एलियट जी बताते हैं, कोई बहुत ही मज़ेदार आपका जो पोएम है, इस पोएम पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत मज़ेदार पोएम है। तो चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ही इज़ कॉल्ड द बेफिलमेंट ऑफ फोर डैश, यानी वह क्या है, वह बेफिलमेंट है, यानी वह मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है किसके लिए, आपका सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए, या फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए, या फिर मोसेड के लिए, या स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। तो वे स्कॉटलैंड यार्ड के लिए ना सबसे मुश्किल काम, यानी कि ऐसा काम जिसने वो आज तक नहीं किया हुआ। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, यह पर का ये ब्रांच है, यानी कि पुलिस स्टेशन समझ लीजिए कुछ होता है ना ब्रांच, वैसा ही स्कॉटलैंड यार्ड है, जो एक प्रकार समझ डिपार्टमेंट है, जहाँ के जो ऑफिसर लोग होते हैं इसको पकड़ ही नहीं पाते हैं। किसको, ये बिल्ली को, एक बिल्ली को नहीं पकड़ पाते, उसके लिए बहुत ऊपर से सुनना पड़ता था। इसी के बारे में ये कहानी बताया गया है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा और मज़ा भी आएगा। ये पर 9 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज स्कॉटलैंड यार्ड, इसने पूछ दिया कि स्कॉटलैंड यार्ड क्या है, आपका हेड क्वार्टर ऑफ अमेरिका पुलिस का, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस है, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ आयरिश पुलिस है, या फिर हेड क्वार्टर ऑफ जर्मन पुलिस है। कैसे पुलिस है, तो यह हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस है। लंदन का जो हेड क्वार्टर होता है उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं, ये देखिए उसको बोलते हैं स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं उसी को। 10 नंबर जो प्रश्न है कि मेकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश, मेकाविटी ब्रेक्स द लॉ ऑफ डैश, यानी मेकाविटी जो है वो नियम को, क्या चीज़ के नियम को तोड़ता है, मोशन को, इफेक्ट को, ग्रेविटी को या अफ्रेक्शन को। तो ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को, यानी ग्रेविटी के नियम को वह तोड़ता है। यानी समझ लीजिए कि मान के यहाँ लिखा गया है कि यहाँ से कोई आदमी है यहाँ पर तरफ सकता है, लेकिन वह क्या करता है कि वह यहीं से, यानी यहाँ से सीधे यहाँ पर तरफ जाता है, यानी पूरा गुरुत्वाकर्षण के समझिए वो उड़ता चल जाता है, ऐसे वह तरफता है। यानी कि वह, इसको बारे में आप जानते ही होंगे कि वो कितना लंबा लंबा छलांग लगाता है। तो चलिए ये जो बिल्ली के बारे में बात किया गया है, इसको बिल्ली को और सुनेगा तो बहुत बुराई करेगा कि हमारा बुराई कर रहा है ये टीचर। देखिए 11वां प्रश्न का मेकाविटी इज अ डैश कैट, मेकाविटी एक कैसी बिल्ली है, ब्लैक है, वाइट है, जिंगर है या टैबी है। मेकाविटी कैसी आपका बिल्ली है, तो मैकी जिंजर, यानी कि वह जिंजर, ऐसा ना समझो कि वह अदरकी बिल्ला है, इसका मतलब जिंजर मतलब होता है अदरकी, लेकिन इसका मतलब कुछ और इसमें दिया हुआ है। जिंजर अदरकी बिल्ला नहीं होगा, वो बहुत ही शातिर है और बहुत ही चालाक है, यानी इसका कोई पकड़ना किसी के लिए समझ लीजिए साजिश करना पड़ेगा उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। वैसे तो ये आपका जो नॉर्मल बिल्ली होता है तो पकड़ा जाएगा, बच्चा पकड़ लेता है। और देखिए 12 नंबर प्रश्न की मेकाविटी स्वेस हिज हेड लाइक अ डैश, मेकाविटी स्वेस हिज हेड लाइक अ डैश, मैन हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें 12 नंबर प्रश्न में, तो इसमें स्नैक हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, अगला प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न कराया कि मेकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी, मेकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी, फैक्टर, मॉन्स्टर, आपका सोर्स या मैसेज। क्या हो जाएगा इसमें, मेकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी, क्या हो जाएगा इसमें जल्दी बताएंगे। तो वह क्या है, वह डिप्रेविटी के लिए मॉन्स्टर, यानी सबसे बड़का राक्षस है वह, किसके लिए, तो वह देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वह डिप्रेविटी के लिए, मेकाविटी इज कॉल्ड द डैश ऑफ डिप्रेविटी। और चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, तो मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन, मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन आज आल्सो डैश, मंगोल जेरी एंड ग्रिडलबोन आज तो क्या है, देखिए मंगोल जेरी आपका ग्रिडलबोन है जो बिल्ली का ही नाम है, लेकिन कौन बिल्ली है, तो ये कैट्स है, डॉग्स है, काऊ है, बर्ड्स है। तो हमने बता ही दिया, तो ये तो बिल्ली ही है। कौन बिल्ली है, तो यही आपका मेकाविटी का दोस्त है, बहुत ही खतरनाक दोस्त है, यानी समझना नहीं है को, जैसे मान लीजिए कि आपका ये गुंडा है, समझ लीजिए आपका ये मेन गुंडा हुआ, तो इसका जो चेले चपाटी होंगे कुछ 10-15 या फिर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चेले चपाटी होंगे बस रहते हैं ना, वैसे ही इसका भी मेकाविटी जो का भी है, ऐसे आपका ग्रिडलबोन और मंगोल जेरी। और ये 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझिए और इसका आंसर लगाइए कमेंट में। 15 नंबर जो प्रश्न है कि द पोएट कंपेयर्स मेकाविटी टू, यानी जो कवि है वो मेकाविटी के कंपेयर किससे कर रहा है, हिटलर से, मुसोलिनी से, स्टेन से या नेपोलियन से।
द पोएट कंपेयर्स मेकाविटी टू डैश, यानी किसके साथ तुलना कर रहे हैं जो कवि है टी.एस. एलियट जी, तो वे नेपोलियन ऑफ पोएट कहा जाते हैं, इसलिए नेपोलियन से उनका तुलना कर रहे हैं बिल्ली से। नेपोलियन के बारे में, एक नेपोलियन है, एक ये बिल्ली है, इसका ऐसे ही बात कर रहे हैं कवि अपने। और ये आपका 16वां प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी क्राइम दैट टेक्स प्लेस इन लंदन। नेपोलियन हो जाएगा, मेकाविटी हो जाएगा, पोएट हो जाएगा, लंदन पुलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से, बता दीजिए। इसमें से आपका मेकाविटी हो जाएगा, मेकाविटी बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अब आइए अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है उसको देखिए 17 प्रश्न को, 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। मेकाविटी इज फुल ऑफ डैश। मेकाविटी इज फुल ऑफ डैश हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फनेस या डिसाइडफुलनेस। मेकाविटी इज फुल यानी मेकाविटी के अंदर भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, या फिर खुशहाली भरा हुआ है। अरे नहीं, ये खुशहाली कहाँ से भरा होगा। सैडनेस, दुखी की तो बात ही मत करो। ये सेल्फनेस है तो खुद कर ये भी नहीं। क्या भरा हुआ है, तो वह भरा हुआ है डिसाइडफुलनेस, अपराध से अपराध, महा अपराध उसके अंदर भरा हुआ है। किसके अंदर, ये मेकाविटी, ये बिल्ली के अंदर। और 18वां प्रश्न को देखिए कि डैश इज टॉल एंड थिन, यानी कि वो लंबा है और पतला है। कौन है ये, जो यानी खूब लंबा है और खूब पतला है। ये मेकाविटी है, कैविटी है, नटी है या फिर रोबिन है। डैश इज टॉल एंड थिन यानी कि तो मेकाविटी है, रसमही बिल्ली। वो मेकाविटी ही हो सकता है, यानी लंबा भी होता है और पतला भी होता है। और अब आगे आइए अगला प्रश्न पर। 19वां प्रश्न जो कह रहा है कि मेकाविटी मूव्स लाइक अ डैश। मेकाविटी मूव्स लाइक अ डैश। मेकाविटी को क्या पसंद है, स्नेक, लिजार्ड, हॉर्स या रैट। मेकाविटी को क्या पसंद है, मेकाविटी किस चीज़ को लाइक करता है, मेकाविटी स्नेक को लाइक करता है, सीधे शेर को शिकार बनाता है, ऐसा मान लीजिए। और अब आइए आगे आइए अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न करा कि डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन है जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनल का मास्टर कर सकते हैं, यानी मास्टर। मेकाविटी है, जेम्स है, कीम है या रॉबर्ट है। डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मेकाविटी जो है वह मास्टर ऑफ क्रिमिनल है, क्रिमिनलों का मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो चलिए अगला प्रश्न पर फटाफट से आइए अगला प्रश्न पर। 21 नंबर प्रश्न करा कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को कौन लिखे हैं, मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को D.H. ओलेंस जी, T.S. एलियट जी, कमला दास या जॉन किट्स। जॉन किट्स को लिखे है और टू ऑटम को, कमला दास लिखे है माई ग्रैंड मदर हाउस को, T.S. एलियट जी लिखे हैं यही मेकाविटी द मिस्ट्री कैट को। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे आइए अगला प्रश्न है 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी डिस्पेयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ डेप्थ बिफोर द डैश रीच देयर। क्या हो जाएगा इसमें से, पुलिस हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, पैरामिलिट्री हो जाएगा, जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से पुलिस हो जाएगा, पुलिस। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बढ़िया अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, स्कॉटलैंड यार्ड, डक यार्ड, 40 यार्ड, 60 यार्ड्स। क्या हो जाएगा, मेकाविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। तो यह स्कॉटलैंड यार्ड के लिए एक बहुत तबाही का काम कर रहा है। इसे स्कॉटलैंड यार्ड को तो परेशानी में ही डाल दिया, चोर नहीं डाले, लुटेरे नहीं डाले, उतना ये बिल्ली ही डाल दिया है स्कॉटलैंड यार्ड को, यानी एक पुलिस का मिशन है। और आपका 24 नंबर प्रश्न है कि मेकाविटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मेकाविटी जो मिस्ट्री कैट जो है आपका पोएम है, ये कहाँ से लिया गया, ऑल एलन्स बुक्स ऑफ कैट से या ऑल पोजेम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से या यंग अथर्स कैट से या फिर यंग मैथ्यू डॉग्स एंड कैट से। कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया कि आपका ऑल पोजेम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर बढ़िए। अगला जो प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है, चलिए इसको पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। और हु फिंड्स मेकाविटी लेजी एंड हाल्फ एस्लीप। हु फिंड्स मेकाविटी जो है लेजी है और हाल्फ यानी को जब वे समझ लीजिए कि सुस्त लगता है और आधा सोया हुआ समझ लीजिए, जब वो सुस्त समझ लीजिएगा पूरा सो गया है, एकदम मस्त हो गया, अब उठने वाला नहीं है, उस समय वो हल्का सा सोया होता है, यानी कि वो ज़्यादा सोता होता नहीं है, पूरा चालाक है। जैसे आपको लगेगा कि वो सो गया है यानी वो मार लेगा, टेंडर हो गया। क्या हो जाएगा इसमें से, कौन लिखे इसको, तो इसको लिखा T.S. एलियट जी, T.S. एलियट। सी वाला ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ही मज़ेदार आपका पार्ट है, पढ़ेंगे तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा पढ़ेंगे तो। आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ डैश। ही ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ डैश। क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, थॉट्स हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें से आपका थॉट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, इंग्लिश कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे आइए 28 नंबर प्रश्न पर कि व्हाट हैपेंस
व्हेन यू थिंक ही इज हाल्फ स्लीप, यानी वो जब आपको लगता है कि वो पूरा सो गया उस समय वह आधा सोया होता है। कौन? ही इज हाल्फ स्लीप होता है, या फिर ही इज वाइड स्पेक, या ही इज इन डीप स्लीप, या ड्रीमिंग अबाउट अनदर क्राइम। क्या होता है इसमें से? इसमें से आपका होता है ही इज वाइड अवेक। बी वाला ऑप्शन हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 29 नंबर की। ही इज़ द बेफेलमेंट ऑफ डैश यार्ड, ही इज बेफेलमेंट ऑफ डैश यार्ड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड यार्ड, नॉन। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें आपका स्कॉटलैंड यार्ड हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे आइए अगला प्रश्न पर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाउ वर्ल्ड यू आइडेंटिफाइड मैकाविटी व्हेन यू सी हिम। क्या हो जाएगा? जिंजर कलर, टेल हाइट्स, थिन वर्किंग, संकिन आइस। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका संकी साइज, उसका जो है ना आँख एकदम चमकीला, भूरी भूरी आँखें, यानी डरावनी आँखें बोल सकते हैं इसको। आपका 31 नंबर प्रश्न के फॉर हिज द डैश हु कैन डिफाई द लॉ, मैकाविटी, मास्टर क्रिमिनल, नोन, मास्टर। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से आपका नॉन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब भाई ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, चलिए आगे आइए। ये प्रश्न के 32 नंबर की। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द मिस्ट्री कैट कॉल्ड, व्हाट वाज द मिस्ट्री कैट कॉल्ड, हिडन आइज, हिडन पाव, हिडन ईयर्स। तो आपका हिडन पाव यानी छुपा हुआ पंजा है उसका। कि आपका आँख कैसे छुपा होगा, आपका कान भी छुपा नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। ही ब्रूक्स एवरी डैश, ही ब्रूक एवरी डैश, ग्लास, हार्ट, लेग, ह्यूमन लॉ। क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें से अब ह्यूमन लॉ हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग कितने में से बताइएगा कितना सही हुआ, कितना क्वेश्चन में से बताइएगा। तो ये बताइएगा 33 में हिसाब से कितना सही हुआ कमेंट में। अब वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और न्यू स्टूडेंट जो होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।